मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत आप सबका स्वागत है। सभी बच्चों को स्नेह और प्रेम और बहुत सारा आशीर्वाद। आज नीट की क्लासेज मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के अंतर्गत स्टार्ट हो रही हैं और नीट और जेई दोनों क्लासेज एक साथ चलेंगी। तो ये क्लास केमिस्ट्री की क्लास है। केमिस्ट्री की क्लास में पूरी केमिस्ट्री हम डील करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर रजनीश द्विवेदी है। आज हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि नीट और जेई की तैयारी करने में कौन कौन सी किताबें फॉलो करना है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, इसको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। और चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से कम प्रश्न आते हैं और कैसे हमको हैंडल करना है कि कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो देखिए, हम केमिस्ट्री में हमारी 3 ब्रांचेज हैं। हमको जो डिस्कस करना है, केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेज हैं। पहले नंबर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोगों को पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरे नंबर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम अकार्बनिक रसायन भी कहते हैं, जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। मैं हिंदी भी बताऊंगा, इंग्लिश भी बताऊंगा, जिसको जो चीज़ें समझ में आए उसको नोट करें जिस मीडियम में। और फिर तीसरे नंबर पे है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री में 3 ब्रांच हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तीनों केमिस्ट्री को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हम लोगों को तीनों ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा टफ है, समय ज़्यादा लेता है। और अगर स्टार्टिंग में इसको हम पढ़ लेंगे तो हमको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। नीट के जेई के बच्चों के लिए तो नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन नीट के बच्चों के लिए समस्या आती है कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन है, तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। तो इसलिए चूंकि बाद में चीज़ों को बहुत तेज़ी से फिनिश करना पड़ता है, आप लोग एक्सपर्ट भी हो जाते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमको समय ज़्यादा चाहिए। इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट करूँगा। और अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी हमारे सिलेबस में, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि केमिस्ट्री, मेरा नाम डॉक्टर रजनीश द्विवेदी है। मैंने आपको बताया है कि मैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री डील करूँगा। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री 3 ब्रांच हैं, तीनों को डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोगों को सिलेबस, क्या क्या सिलेबस रखा गया है, कौन कौन से सिलेबस में चैप्टर हैं, इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस आप डाल दीजिए। तो देखिए, हमारे पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं। एनसीईआरटी की किताबों से हमको पढ़ना, अभी मैं बुक भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना है। तो 11th के जो टॉपिक हैं, देखिए इसको देखिए भाई, 11th और 12th इन्हीं दोनों से सिलेबस कवर होता है, जेई का और नीट का। 11th क्लास का जो टॉपिक है उसको मैं बारी बारी से, आप भी नोट करते चलिएगा मेरे साथ कि सिलेबस क्या क्या है। नीट का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद जेई का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये नीट का सिलेबस है। तो नीट के सिलेबस में 11th क्लास में क्या क्या रखा गया है, इसको हम लोगों को बारी बारी से डिस्कस करना है। तो देखिए भाई, आप लोग 11 में पढ़े भी होंगे। हमारे जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, इस कोचिंग योजना का लाभ लें। आप पहले नंबर पे पहला टॉपिक जो नीट के सिलेबस में है, 11th में भी आपने पढ़ा होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पहला पॉइंट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। नोट कर लीजिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दूसरे नंबर पे जो दूसरा यूनिट है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटम क्या होता है, एटम किससे मिलकर बना होता है, एटम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं,
एटम का स्थायित्व कब होता है, एक एटम दूसरे एटम से रिएक्शन क्यों करता है, ये सारी चीजें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे। और ये नीट के सेकेंड पॉइंट में रखा गया है, यूनिट 2 है। तीसरे नंबर पर हम लोगों को जो पढ़ना है वो है, आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज याद होगा आपको, क्यों भाई, कक्षा 11 में आप लोगों ने जब पढ़ा होगा, अब तो थोड़ा टाइम बीत चुका है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि वो लैंगनेट, उसमें एलिमेंट को एस ब्लॉक में रखा जाए कि पी ब्लॉक में रखा जाए कि डी ब्लॉक में रखा जाए कि एफ ब्लॉक में रखा जाए, और पीरियाडिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज का मतलब कि एक निश्चित इंटरवल के बाद अगर प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगे तो हम कहेंगे दिस प्रॉपर्टीज आर नोन एज द पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। मतलब 2, 8, 18 के बाद एलिमेंट्स जो पीरियाडिक टेबल में रखे गए हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होने लगती है, रिपीट करने लगती है, तो हम कहेंगे कि यह प्रॉपर्टीज पीरियाडिक, मतलब पीरियाडिक प्रॉपर्टीज का मतलब रिपीटेशन, REPAT, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो तीसरा यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। और चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जेई के बच्चे भी इसको नोट करें और नीट के बच्चे भी, क्योंकि मोस्टली सेम दोनों का सिलेबस है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है केमिकल बॉन्डिंग, CHE। यह बहुत प्रश्न इससे आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल बॉन्डिंग, और आसान प्रश्न आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए भाई, इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, एक एटम या मॉलिक्यूल दूसरे के साथ रिएक्शन क्यों करता है, केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब वो लीनियर होगा कि ट्राइगोनल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा कि ऑक्टाहेड्रल होगा, इसके तहत हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो भाई पहली यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरे नंबर पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, चौथे नंबर पे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं और बहुत आसान होते हैं। और 5वें नंबर पर, जो कि आप लोग इसको 9th 10th में भी पढ़ के आए हैं, और इसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, STA, स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है। हम जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और फिर क्या, गैस। और एक नया जो आया हुआ है, एक नया मॉडर्न स्टेट है, उसका नाम है प्लाज्मा। बहुत अनस्टेबल स्टेट है प्लाज्मा की, लेकिन आपको जो सिलेबस में पढ़ना है वो नीट और जेईई के बच्चों को वो पढ़ना है, ये दोनों स्टेट पढ़नी है। ये इन आवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में है, इन आवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में है। कौन कौन से, लिक्विड और गैसियस स्टेट पढ़ना है हमको, सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना है, हमारे उसमें नहीं है, सॉलिड नहीं पढ़ना है। मतलब जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, हमारा पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में, द्रव में और गैस में, और यहाँ प्लाज्मा भी नहीं पढ़ना है। तो लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट हमको पढ़ना है। तो 5 नंबर पे स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो 5वें पॉइंट के बाद 6वां पॉइंट यहाँ से मैं इरेज करता हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए, हमारे विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं, कौन कौन से हमको पढ़ना है। तो ये 11th के टॉपिक हैं। 5वें नंबर के बाद 6वें नंबर पे आ जाइए। 6वें नंबर पे जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में भाई हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे फ्लो ऑफ हीट,
थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे? फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट का मतलब क्या हुआ कि हम उष्मा का फ्लो पढ़ेंगे कि उष्मा कैसे परिवर्तित होती है, उष्मा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ओपन सिस्टम, सिस्टम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अगर इसका अभी मैं बढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यही मैं बता दे रहा हूं कि अगर इसका संविच्छेद करिए, इसको तोड़िए, तो थर्मल प्लस डायनेमिक्स, थर्मल प्लस डायनेमिक्स। थर्मल माने हीट, थर्मल माने हीट, डायनेमिक्स माने मोशन, MOTOIN, मोशन माने गति, मोशन माने गति। और थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, जेईई में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं। नीट में प्रश्न आसान रहते हैं, जेईई में थर्मोडायनेमिक्स के प्रश्न थोड़ा टफ रहते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स दोनों को एक ही रहते हैं। इसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब EQ साम्यावस्था, LIBRIUM, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग? इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ेंगे जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ये हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? KP KC में संबंध पढ़ेंगे, KP KC में संबंध पढ़ेंगे। ले सेटेलियर प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ले सेटेलियर प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। तो 7वां यूनिट है इक्विलिब्रियम, 7वां यूनिट है इक्विलिब्रियम। और 8वां यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो, ऐसी रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, इसको नोट करते देखिए भाई। ये भी एक छोटा सा प्रश्न बना जाइएगा, नीट का एक छोटा सा प्रश्न बना कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, तो आप बताएंगे ना, क्यों भैया, कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, मतलब ऐसी रिएक्शन कि जिसमें ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन दोनों हो, उनको हम कहते हैं रिडॉक्स, REDOX, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हम लोगों को 8वें पॉइंट पे रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन के बाद 9वें टॉपिक पर हाइड्रोजन, 9वें टॉपिक पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब H2, अरे भाई वही हाइड्रोजन जो हम लोग जानते हैं H2। कैसे? अब इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसके प्रिपरेशन पढ़नी है, इससे भी प्रश्न आते हैं भाई, प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लीजिए। तो 6वें नंबर पे थर्मोडायनेमिक्स, 7वें नंबर पे इक्विलिब्रियम, 8वें नंबर पे रिडॉक्स रिएक्शन और 9वें नंबर पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब कि हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है, हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और प्रॉपर्टीज में दोनों प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों को हमको पढ़ना है। और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो ओपन बुक स्ट्रक्चर आपको याद होगा ना, सब बच्चों को ओपन बुक स्ट्रक्चर बनता है, तो स्ट्रक्चर ओपन बुक वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये बहुत बार पूछा गया है कि इसका ओपन स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल पूछता है, लेंथ पूछता है। ये जो फिगर ऐसे बनता है, हाइड्रोजन का जो फिगर बनता है, तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल एक है उसका नाम H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 का स्ट्रक्चर पूछता है, H2O2 का बॉन्ड एंगल पूछता है। तो ये भाई ये देखिए, ये देखिए, आप लोग इसको पढ़े होंगे, यही ओपन बुक स्ट्रक्चर है ना, ये देखिए ओपन बुक स्ट्रक्चर है, ये देखिए ऐसे बनता है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है इसका, यही है इसका स्ट्रक्चर। तो ये बॉन्ड एंगल आपसे पूछता है, ये बॉन्ड लेंथ आपसे पूछता है, तो ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। जिन बच्चों को आज अब शुरुआत तो हो ही रही केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन मैं पुनः बना रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये H2O2 हाइड्रोजन का एक अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है, उसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो देखिए ये मैं इसको बना दे रहा हूं, आप भी बना लीजिएगा मेरे साथ, बिल्कुल बनाते चलिएगा, कहीं कोई लापरवाही ना करिएगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपटीशन में सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कब क्या पूछ ले, आसान से आसान चीज, कठिन से कठिन सी चीज। ये देखिए,
ये चीज़ें हैं, ये देखिए यही है हाइड्रोजन। ये बॉन्ड एंगल आपसे पूछता है, ये बॉन्ड एंगल आपसे पूछता है, हम पढ़ाएंगे इसको। ये बॉन्ड लेंथ पूछता है आपसे, ये बॉन्ड लेंथ आपसे पूछता है। तो यही है ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। ओपन बुक स्ट्रक्चर, ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। भाई कैसे बनाना है, एक ऑक्सीजन यहाँ रखे, इसी के नीचे एक ऑक्सीजन रखे, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को अटैच के इसी की तरह इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को अटैच करके और इनको डैश डैश करके मिला दिए। तो देखिए कि ओपन किताब, खुली किताब की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर कोई कहे कि ओपन बुक स्ट्रक्चर किसका होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है। फिर इसके बाद अब जो 10वां टॉपिक है, वो 10वां टॉपिक है एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल आ जाता है 11th में, आप लोग इसको पढ़े भी होंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है उसमें। तो देखिए भाई, फिर 10वें नंबर पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स लिखते चलिएगा भाई आप लोग। आपको सिलेबस के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आपका नीट का सिलेबस क्या क्या है, जेईई का सिलेबस बताऊंगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक में कौन बताएगा भाई विद्यार्थी, कोई बताएगा? एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स। कौन से ग्रुप हैं? 2 ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या है? एल्कली मेटल, ALKALI, एल्कली मेटल। सेकंड नोट कर लीजिएगा, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन मेटल्स, एल्केलाइन मेटल्स। तो एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप में, एल्केलाइन मेटल सेकंड ग्रुप में। तो एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और 11वां पॉइंट देखिए भाई, एस ब्लॉक आया, एस ब्लॉक के बाद फिर कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट रखे गए हैं, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे प्रश्न खूब आए हुए हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट से हम आगे इसको पढ़ाएंगे, आप लोगों को डिटेल में ढंग से पढ़ाएंगे। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप है ना, 2 ग्रुप है। तो 2 ग्रुप में कौन कौन से? पहला फर्स्ट ग्रुप मैं आपको याद दिला देता हूं, आप लोगों ने कक्षा 11 बहुत पढ़ा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये फर्स्ट ग्रुप है। इसी को मैं एल्कली मेटल कहता हूं, नोट कर लीजिएगा। इसी को हम लोग का कौन सा मेटल कहते हैं? एल्कली मेटल। और सेकंड ग्रुप में कौन कौन सा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और कौन सा एलिमेंट है? रेडियम। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। देखिए इसमें नीट का एक क्वेश्चन है कि एस ब्लॉक का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है? तो फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव, ध्यान रखिएगा। ये नीट का क्वेश्चन है भाई, ये नीट का क्वेश्चन है, इसको नोट करिए आप लोग। ये नीट का क्वेश्चन है और ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो स्वतः डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं और अल्फा बीटा गामा जो डेंजरस रेज हैं वो रेडिएट करते रहते हैं। तो फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव, इसको नोट करिएगा। ये नीट का प्रश्न है, जेईई में भी पूछ सकता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि जो रेडियो एक्टिव है। तो आपका दिमाग का और आपका ध्यान होना चाहिए कि सर ने बताया था कि फ्रेंशियम, जिसका सिंबल F बड़ा R छोटा, फ्रेंशियम है और रेडियो एक्टिव है। मतलब यह अगर ओपन एटमॉस्फेयर में रखा जाए तो ये अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करता रहता है। दूसरे नंबर पे सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, Be, मैग्नीशियम, Mg, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है भाई। तो सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब पी ब्लॉक में आते हैं। तो अब हम पी ब्लॉक में क्या क्या पढ़ना है हमको? पी ब्लॉक तो आपको याद होगा कहां से कहां स्टार्ट होता है भाई। कक्षा 11 के बच्चे बताएं, 11th के बच्चे बताएं कि ये पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, किस ग्रुप से?
13 की 12, हाँ 13th ग्रुप से। क्यों भाई, 13 से लेके 18 तक। तो कहाँ से कहाँ तक, 13th ग्रुप से 13th ग्रुप टू, बोलो भाई, 13th ग्रुप टू 18th ग्रुप। हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए मैं बना देता हूँ यहीं पे जल्दी से पूरी पीरियाडिक टेबल। तो पूरी पीरियाडिक टेबल मैं बना रहा हूँ, ये देखिए बन गया। ये पीरियाडिक टेबल का स्वरूप है, ये प्रारूप है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, इसके नीचे एफ ब्लॉक। पढ़े होंगे ना, इसमें लेंथेनाइड और इसमें एक्टिनाइड। इसी के दो ग्रुप मैंने बताया ना, ये एल्कली मेटल और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये आपका पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक, 13 से लेके 18 तक। तो आप पढ़ेंगे इसको, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, फिर 16th ग्रुप, 17 और फिर 18th। 18th का मतलब वही जीरो ग्रुप। क्यों भाई, 18th का मतलब जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप का मतलब इनर्ट गैस वाला, इनर्ट गैस ग्रुप, जिसमें इनर्ट गैसेस रखी गई हैं। इनर्ट गैस ग्रुप, इनर्ट गैस ग्रुप। इनर्ट गैस ग्रुप का मतलब जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये सब इनर्ट गैस हैं। रिएक्शन नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते। क्यों क्यों भाई बताइए, इसका रिएक्शन क्यों नहीं करते? रिएक्शन इसलिए नहीं करते कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनको ना तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना तो इलेक्ट्रॉन ये देते। कहते हैं हमारा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, डपलेट है, कंप्लीट है, इसलिए ना तो हमको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ना हम इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे ना लेंगे। तो ये पी ब्लॉक में हम लोगों को पढ़ना है। तो पी ब्लॉक भाई ये भी देखिए, ध्यान रखिए अब चीज़ों को, एक एक चीज़ को हम लोगों को याद करते रहना है, हम लोगों को दिमाग में रखना है कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक 13 ग्रुप बोरान वाला है, 14वां ग्रुप कार्बन वाला है, 15वां ग्रुप नाइट्रोजन वाला है, 16वां ग्रुप ऑक्सीजन वाला है, 17वां ग्रुप हाइड्रोजन है, 18वें ग्रुप में इनर्ट गैस रखे गए हैं। इनर्ट गैस का मतलब हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और क्या, फिर रेडान। फिर उसके बाद कक्षा 12 में सम बेसिक टेक्निक्स, कक्षा 11 का जो सिलेबस है 12वां यूनिट इसका है सम बेसिक टेक्निक्स, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ऐसे लिखिए, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, TECH टेक्निक्स, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। मतलब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है कि कोई भी कंपाउंड, मान लीजिए कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करते करते मान लीजिए कि आपको दो मिक्सचर है, एक मिक्सचर इसमें, एक मिक्सचर मिल गया तो अब आप करें, गलती से मिल गया, कैसे इसको सेपरेट करें? तो इसमें पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ टू मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ, याद आ रहा होगा भाई, सेपरेशन ऑफ टू मिक्सचर, दो मिक्सचर का सेपरेशन। कैसे हम सेपरेट करेंगे? हम आइसोलेट कैसे करेंगे? दो मिक्सचर को, कोई भी मिक्सचर दूसरे मिक्सचर मिल गया तो उसको आइसोलेट कैसे करेंगे? रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी अगर किसी भी सोल्यूशन में मिल गई है तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे? वो किस टॉपिक में पढ़ेंगे भाई? सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, यही ना, जिसमें आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ते थे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और DLC डबल लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये सारी जो टेक्निक्स थी तो वही है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें हम लोग सेपरेशन, आइसोलेशन, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है, 11th की ऑर्गेनिक यहीं से स्टार्ट हो रही है, नोट कर लीजिएगा, 11th की ऑर्गेनिक यहीं से स्टार्ट होती है। क्यों भाई, याद होगा आप लोगों को कि 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है। तो देखिए अब हम लोग 12th स्टार्ट हो गया, 12th का मतलब 12 यूनिट से स्टार्ट हुआ ऑर्गेनिक। और इसके बाद हमारा जो यहाँ से हम लिखते हैं 13th यूनिट, जो 13वां यूनिट है,
देखिए भाई 13वां यूनिट, ये 13वां यूनिट है आपका सिलेबस में, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 13वां यूनिट है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब बताइए भाई। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब पहला हाइड्रोकार्बन एल्केन। क्यों भाई? एल्केन। एल्केन में एग्जाम्पल जैसे मेथेन, फिर क्या एथेन, प्रोपेन। क्यों भाई? प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, ऐसे ऐसे यही सब है पहला हाइड्रोकार्बन। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्कीन। क्यों भाई? एल्कीन। एल्कीन का मतलब कि जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए वो एल्कीन है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? जिसका जनरल फार्मूला CnH2n, जिसमें n इज इक्वल टू नॉट 1 2 से स्टार्ट होता है, C2H4। तीसरे नंबर पे एल्काइन। ये हाइड्रोकार्बन के सिलेबस में, ये नीट के सिलेबस में हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़ना है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहेंगे? एल्काइन। जैसे एसिटिलीन, प्रोपिलीन ना, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। अच्छा, इसके अलावा और हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आप लोगों को, कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वो भी तो हाइड्रोकार्बन ही था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब बताइए कौन बताएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोगों को क्या पढ़ना? इसमें एल्केन में तो मेथेन पढ़ा, एल्कीन में हमने डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड पढ़ा, एल्काइन में हमने ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड पढ़ा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमको क्या पढ़ना है? हमको जैसे पढ़ना है बेंजीन, जिसमें एटलीस्ट बेंजीन, ये बेंजीन है ना भाई, बना लीजिएगा। अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस, अब आप धीरे धीरे केमिस्ट्री के काका काका सीखेंगे। बेंजीन, बेंजीन अब एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि ह्यूकल रूल को फॉलो करेगा। ह्यूकल रूल का मतलब कि एक से साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो एरोमेटिक होगा। और इसका दूसरा डेरिवेटिव तमाम एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या है बेंजीन के बाद? टॉलुइन ना, फिर क्या उसके बाद बेंजीन रिंग बनाए और फिर क्या C2H5 ना भाई, एथिल बेंजीन। तो ये टॉलुइन नाम लिख लीजिएगा, ये बेंजीन है। ये सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग हो या बेंजीन रिंग का कोई भी डेरिवेटिव हो। तो बेंजीन, इसका नाम टॉलुइन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एक CH3 लगा हो तो उसको हम कहते हैं टॉलुइन। क्या कहते हैं? टॉलुइन। या उसी को अगर आप PSC के नाम में कहें तो मेथिल, ये CH3 को मेथिल कहा ही जाता है, आप लोगों ने पढ़ा है। और ये बेंजीन है तो इसका नाम हो गया मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। ओके, इसका नाम बताइए भाई। इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? एथिल। और ये क्या है? बेंजीन। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? एथिल बेंजीन। क्या कहेंगे? एथिल बेंजीन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो कार्बन होते हैं कि जिसमें बेंजीन रिंग हो या बेंजीन रिंग का कोई डेरिवेटिव हो। जैसे बेंजीन है, ये टॉलुइन है, ये एथिल बेंजीन है, प्रोपिल बेंजीन, ऐसे 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 करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आगे बढ़ता जाएगा। और भाई, और सबसे अंत में, अब आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि देखिए नीट की क्लासेस, नीट डॉक्टर बनना बहुत कठिन है, लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई भी चीज़ जीवन में कठिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है श्रम करने से। तो एक लास्ट इसमें जो टॉपिक बच रहा है वो उसका नाम है 14th पॉइंट पे। और आप लोग इन्वायरमेंट सुने हैं ना? इन्वायरमेंट में भी केमिस्ट्री है भाई, एसिड रेन होता है, ठीक है। तो इसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, EN लास्ट, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये आपका 11th से क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोगों को हमने बताया कि 11th में ये चीज़ें आपको पढ़नी हैं। तो लास्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है 14th नंबर पे। तो 11th का सिलेबस हमारा खत्म हो गया। 11th में हम लोगों को ये चीज़ें पढ़नी थी।
तो भाई फिर से रिवाइज कर लीजिए कि पहले नंबर पे हमने क्या लिखाया था कि हमको क्या पढ़ना है। पहले नंबर पे हम लोगों को पढ़ना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरे नंबर पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप मिलाते चलिएगा। आपका सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है, यही सिलेबस है, इट इज़ आवर सिलेबस। हमारे जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो सिलेबस हमको मालूम होना चाहिए। तो भाई मैं एक बार फिर से रिमेंबर करा देता हूँ कि नीट के क्लास में, जेई के क्लास में 11th से कौन कौन से केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। तो पहले नंबर पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरे नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरे नंबर पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टी, चौथे नंबर पे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर आप लोगों ने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो हम लोगों को केवल लिक्विड और गैस पढ़ना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने लिखा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब थर्मल प्लस डायनेमिक्स, फ्लो ऑफ हीट। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बाद आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स का मतलब ऐसी रिएक्शन, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हों, तो हम कहेंगे कि यह अपक्रिया, यह रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन आता है, जो दूसरी बुक स्टार्ट होती है। तो दूसरी बुक जब स्टार्ट होती है तो उसमें रिडॉक्स के बाद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन के कंपाउंड। तो हाइड्रोजन का बहुत अच्छा कंपाउंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, अभी मैंने बना के आपको दिखाया था। हाइड्रोजन परऑक्साइड का वॉल्यूम परसेंट, हाइड्रोजन परऑक्साइड के क्या क्या रिएक्शन होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब ये ऑक्सीडेशन करता है, कब ये रिडक्शन करता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट आपको पढ़ना है। एस ब्लॉक में मैंने बताया 2 ग्रुप हैं, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक जो एल्कली मेटल हैं उसमें मैंने बताया कि फ्रेंसियम एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि जो पी ब्लॉक है, पीरियाडिक टेबल में पी ब्लॉक है, पीरियाडिक टेबल में पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक, पीरियाडिक टेबल में जो पी ब्लॉक है 13th ग्रुप से स्टार्ट होता है, 18th ग्रुप तक वो जाता है। तो 13th ग्रुप बोरान वाला है, 14th ग्रुप कार्बन वाला है फैमिली, 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली है, 16th ऑक्सीजन फैमिली है, 17th हाइड्रोजन है, 18th जीरो ग्रुप फैमिली है, 18th ग्रुप जीरो ग्रुप फैमिली है। ओके, ठीक है भाई। तो लास्ट में मैंने बताया कि उसके बाद मैंने बताया हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़ना है, एल्केन। एल्केन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। फिर उसके बाद मैंने बताया दूसरा हाइड्रोकार्बन आपके सिलेबस में है एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। एल्काइन ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको एल्काइन कहते हैं। सबका फार्मूला आपको याद कराएंगे। एल्केल का फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का फार्मूला CnH2n, जहां n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। एल्काइन CnH2n-2, जैसे एसिटिलीन C2H2। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन के बाद लास्ट में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो ये आपका सिलेबस है भाई। तो सिलेबस हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए। अब हम आते हैं कि क्लास 12 से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने। क्लास 12 टॉपिक, क्लास 12 के टॉपिक ये नीट में कौन कौन से हैं, अब हम लोगों को डिस्कस करना है। क्यों भाई? चलिए, तो क्लास 12 के जो टॉपिक हैं वो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आपके सिलेबस में है, पहला पॉइंट, पहला यूनिट 1 सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग? सॉलिड की डिफिनीशन पढ़ेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉलिड, इसके बाद कितने टाइप के सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और फिर एमॉर्फस सॉलिड।
दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्यों भाई। फिर उसके बाद इसी में पैकिंग इफिशियंसी पढ़ेंगे, फिर डिफेक्ट पढ़ेंगे, सॉर्टी डिफेक्ट, फ्रिंकल डिफेक्ट, पैकिंग इफिशियंसी पढ़ेंगे। सारी चीजें पढ़ते हुए हम लोग आगे निकलेंगे। तो दूसरे नंबर पर बोलिए, पढ़े हैं आप लोग, अभी अभी पढ़ के आए हैं। सॉलिड स्टेट के बाद बोलिए, सॉलिड स्टेट के बाद यस से ही स्टार्ट होता है और ये दोनों अक्षर से, उसका नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब विलयन, विलयन का मतलब होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स इज नोन एज दी सॉल्यूशन। तीसरे नंबर पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भाई हम लोगों को कई चीज़ें पढ़नी है, जैसे इसमें नॉर्मलिटी, इसका सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंसंट्रेशन यूनिट कौन कौन है, वो सब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें हम इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे, कैसे सेल बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, डेनियल सेल क्या है, लेक्लांसियस सेल क्या है, ड्राई सेल क्या है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस। इससे क्वेश्चन खूब आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट के बाद सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी इसको कहा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी, इसको मैं स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट मैं यहीं से करूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। जब मैं नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करूंगा तो केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करूंगा। इसमें क्या पढ़ेंगे? किसी भी रिएक्शन की रेट क्या है, स्पीड क्या है, इसको हम बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस जिसमें आप लोग एडजॉर्प्शन पढ़े होंगे, एब्जॉर्प्शन पढ़े होंगे ना, लैंगम्यूर, फ्रीडलिक पढ़े होंगे। फिर छठवें नंबर पे आप लोगों को इसमें जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ, GENERAL, जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड्स, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड्स। फिर 7वें नंबर पर आप लोगों को पहले नंबर पे सॉलिड स्टेट, दूसरे नंबर पे सॉल्यूशन, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथे नंबर पे केमिकल काइनेटिक्स, 5वें नंबर पे सरफेस केमिस्ट्री और 6वें नंबर पे जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड्स। 7वें नंबर पे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हम वहां नहीं पढ़ पाए थे उसको यहां पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए पी ब्लॉक 8वें पॉइंट पर क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद, पी ब्लॉक के बाद हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। फिर उसके बाद 9वें नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक का मतलब कि देखिए मैं पीरियोडिक टेबल बना देता हूं यहाँ पे, और ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ये एस है, ये पी है और यही तो है डी। क्यों भाई? ये 3rd से लेके और ये 12 तक, 3rd ग्रुप से लेके 12वें, 3 ग्रुप से लेकर 12वें ग्रुप तक डी ब्लॉक है, और नीचे इसके क्या है? एफ ब्लॉक। तो यही है डी। डी का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ कौन है? एफ ये वाले हैं, इसमें लेंथेनाइड, इसमें एक्टिनाइड, ये हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, फिर 10वें नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 10वें नंबर पे अब दूसरी बुक जब स्टार्ट होती है आपकी, हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरिन्स। क्या है भाई? हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरिन्स हैं क्या? हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरिन्स, देखो इसके नाम से स्पष्ट है। हाइलो माने हाइलोजन, एरिन माने बेंजीन। क्यों भाई? हाइलोएरिन मतलब कि बेंजीन के ऊपर हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरिन्स, तो बेंजीन के ऊपर अगर हाइलोजन लगा हो, एक्स माने क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब। तो ये हो गया आपका हाइलोएरिन। हाइलोएल्केन्स क्या है? ये हाइलोएरिन है। हाइलोएल्केन्स क्या है? हाइलोएल्केन्स ये हैं आर और एक्स। क्या है? आर और एक्स। आर माने एल्किल ग्रुप के साथ में अगर कोई हाइलोजन जुड़ा हो तो हम कहते हैं उसको एल्किल हैलाइड। जैसे मैं लिखूं CH3X, ठीक,
मैं लिखूं CH3Cl, तो ये सब हाइलो एल्केन है, ध्यान रखिए हाइलो एल्केन, और ये हाइलो एरीन, मतलब बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो उसको हम हाइलो एरीन कहेंगे, लेकिन अगर किसी एल्किल ग्रुप के कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो तो उसको हम कहेंगे हाइलो एल्केन। ओके, फिर भाई देखिए कक्षा 12 का चल रहा है कि 12th का कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमारे नीट और जेई के सिलेबस में है। तो देखिए 10वें नंबर के बाद गया हाइलो एल्केन्स के बाद कौन आता है, एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। लिखते चलिए, एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर, एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। एल्कोहल का मतलब भैया ROH, यही तो। फिनाल का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH, यही। और ईथर का मतलब ROR। बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। फिर 12वें नंबर पे चलिए, 12वें नंबर पे क्या है, एल्डिहाइड, RCHO, एल्डिहाइड्स। फिर क्या, कीटोन। फिर क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलिए भाई, फिर इसके बाद तेरहवें नंबर पे बताइए, एल्डिहाइड, फिर क्या, कीटोन, और फिर क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इसके बाद ऐसे कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जैसे एनिलीन NH2, कंपाउंड्स कंटेनिंग एनिलीन ना। और क्या, जैसे एमीन, एमीन को कैसे लिखा जाता है, RNH2, यही तो है, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बस। और उसके बाद क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद क्या है, पॉलीमर, पॉलीमर। तो बायोमॉलिक्यूल्स आपको पढ़ना है और आपको पॉलीमर पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देखिए भाई, तो हम लोगों ने क्या क्या इसमें डिस्कस किया। हम लोगों को पहले नंबर पे क्या क्या पढ़ना है, पहले नंबर पे सॉलिड स्टेट पढ़ना है। सॉलिड स्टेट के बाद क्या पढ़ना है, सॉलिड स्टेट बाद एल्कोहल, फिनाल और ईथर पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन हो, जैसे कार्बन NH2 एनिलीन, जैसे RNH2 एनिलीन ना, और ये क्या है, एमीन, बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बायोमॉलिक्यूल में क्या क्या पढ़ना है भाई, बायोमॉलिक्यूल में हम लोगों को पढ़ना है ग्लूकोज, हम लोगों को फ्रक्टोज, हम लोगों को सुक्रोज, हम लोगों को माइनोज, लैक्टोज, यही सब चीजें बायोमॉलिक्यूल में पढ़नी है जो आप पढ़ के आए हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, म्यूटा रोटेशन ना, माल्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है, और शुगर क्या है, नॉन शुगर क्या है, सब बायोमॉलिक्यूल में पढ़े होंगे आप लोग। फिर पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूलर वेट का, ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूल बनाएं तो हम लोग कहेंगे कि ये पॉलीमर है। मोनोमर जुड़ करके पॉलीमर बनाएं तो हम कहें पॉलीमराइजेशन हो रहा है। फिर क्या, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो हमारे जीवन में दैनिक चीज़ें घटित हो रही हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम दवाएं खाते हैं, उनका क्या कंपोजिशन है, व्हाट इज द कंपोजिशन, व्हाट वी टेक इन एवरीडे लाइफ, तो उसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो भाई इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया कि क्या क्या नीट में हमको पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं कि इस तरीके से आपको सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। और देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें फिर बताना चाहता हूँ कि मन से पहले हम लोगों को क्या टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है, और सिलेबस में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। और अब हम बताएंगे कि कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है कि जिससे आप जेई के बच्चे जो हैं वो जेई के एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, दोनों एग्ज़ाम को, और जो हमारे नीट के बच्चे हैं वो क्रैक कर लें। तो भाई देखिए, ऑनलाइन नीट के जो बच्चे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, 180 प्रश्न आएंगे,
370 नंबर उनका पूर्णांक होगा। धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ आएँ। तो देखिए बुक, धीरे धीरे हम बुक बताएंगे कौन कौन सी बुक हम लोगों को प्रेफर करना है। बुक्स पहले हम नीट के लिए फिर जेई के लिए। बुक्स फॉर नीट एस्पायरेंट्स, बुक्स फॉर नीट प्रिपरेशन, बुक्स फॉर नीट प्रिपरेशन। तो देखिए भाई, जो सबसे बेसिक बुक है और जो हम लोग पढ़ते आए हैं वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी की बुक है केमिस्ट्री की, एनसीईआरटी बुक ऑफ केमिस्ट्री, एनसीईआरटी की जो बुक आपके पास है केमिस्ट्री की 11th 12th की, आप उसको इवन अगर 10th से कोई बच्चा पढ़े तो कोई बुराई नहीं है। मतलब कि आप 9th 10th को एक बार रिवाइज कर लें और 11th और 12th की किताबें तो आपके पास होना ही चाहिए। और मैं आपको याद दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि एनसीईआरटी की जो किताब है, कहा जाता है कि इसमें गागर में सागर भरा। इसकी एक एक लाइनें, एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिकल, एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी लाइन, प्रत्येक लाइनें एक प्रश्न है। एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी लाइन इज ए क्वेश्चन, एवरी लाइन इज ए क्वेश्चन। प्रत्येक जो भी रेखाएं खींची गई हैं, जो लाइन है, वो एक प्रश्न है। प्रश्न का मतलब एक एक लाइन लिख दिया गया है और वही एग्जैक्ट पूछा जाता है नीट में। जो बच्चे दे रहे होंगे नीट, 1-2 साल दिए होंगे, उनको पता होगा एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस है। तो एनसीईआरटी इज द मोस्ट इमिनेंट बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नीट एस्पायरेंट्स। दूसरे नंबर पे इस किताब को आप, टेक्स्ट बुक है, इसको आपको पढ़ना है, टेक्स्ट बुक है, इसको आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पे जो सबसे अच्छी बुक है, इसी बुक का कंसाइज पार्ट है, उसका नाम है एनसीईआरटी एट योर फिंगरप्रिंट्स। एनसीईआरटी एट योर, नोट करते चलिए भाई, एनसीईआरटी एट योर, एनसीईआरटी एट योर फिंगरप्रिंट्स, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। बहुत अच्छी किताब है ये। इस किताब को मैंने कई बार सॉल्व किया है, इस किताब को मैंने कई बार सॉल्व किया है। देखिए इस किताब जो बच्चों के पास होगी वो तो ठीक है, जिन बच्चों के पास नहीं है मैं रिकमेंड करता हूं कि ये दोनों किताबें एनसीईआरटी आपके पास होगी ही, नहीं होगी तो ये एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स लेना है। इसमें 100 प्रश्न, इसमें हर चैप्टर से, पहले चैप्टर का रिवीजन है, रिवीजन ऑफ चैप्टर है, रिवीजन ऑफ चैप्टर है, चैप्टर का रिवीजन है। इसमें चैप्टर का रिवीजन है, हर चैप्टर। पहला चैप्टर आपने ऑर्गेनिक का उठाया, हेलो एल्केन हेलिडीन, तो ये पूरा पॉइंट वाइज आपको रिपीट किया है, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर जैसे पूरी बात को ख़त्म करता है किताब, फिर उसके बाद 100 प्रश्न, 100 प्रश्न, 100 प्रश्न, 100 प्रश्न क्वेश्चन वो जो आए हुए हैं नीट में, जो जेई में आए हुए हैं उनको पूछते हैं, उस पर प्रैक्टिस कराते हैं। और फिर 20 क्वेश्चंस, इसी में 20 क्वेश्चंस बहुत हार्डर का मतलब कि जो वास्तव में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ भी पूछे गए हैं, लेकिन इसमें 20 उन्होंने वो दिया है कि जो पूछे ही गए हैं एग्जाम में, या इतने अच्छे क्वेश्चन हैं कि जिनकी संभावना है कि कभी न कभी भविष्य में किसी न किसी एग्जाम में वह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 120 क्वेश्चन हर चैप्टर में, कितने 120 क्वेश्चन हर चैप्टर से ये प्रैक्टिस कराता है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। ओके, फिर भाई तीसरे नंबर पे ये हमारे एनसीईआरटी बुक जेई के बच्चे भी ले सकते हैं, ये भी बुक हमारे जेई के बच्चे लें। और तीसरे नंबर पे जो मैं किताब बताने चल रहा हूँ वो भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री की बुक है और आप लोगों ने उसको देखा होगा। नई अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं पुरानी किताबें भी अच्छी होती हैं, सेकंड हैंड अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप उसको ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे, फर्स्ट सेकंड और तीसरे नंबर पे जो किताब मैं बता रहा हूँ उसका नाम है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केमिस्ट्री बाय अहलूवालिया। MCQ केमिस्ट्री बाय अहलूवालिया, अहलूवालिया बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैंने इसको कई बार सॉल्व किया है। MCQ केमिस्ट्री बाय अहलूवालिया। इसमें तीनों ब्रांच है, इसमें तीनों ब्रांच है। पहले नंबर पे फिजिकल इन्होंने दिया है,
दूसरे नंबर पे इनऑर्गेनिक दिया है, तीसरे नंबर पे ऑर्गेनिक दिया है। इसमें कोई टेक्स्ट नहीं दिया है, न चैप्टर का रिवीजन दिया, इसमें ओनली क्वेश्चंस, इसमें क्या है ओनली क्वेश्चंस, और काफ़ी 300 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चंस है, आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चंस है, ओके, ये क्वेश्चन है। तो पहले नंबर पे कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए? एनसीईआरटी बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकग्नाइज्ड बुक है। दूसरे नंबर पे एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स है। तीसरे नंबर पे आपको क्या रखनी है? एमसीक्यू केमिस्ट्री बाई अहलूवालिया, आर अहलूवालिया इनका नाम है, और इसमें तीनों ब्रांचेज एक साथ बुक है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। और अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो फिजिकल केमिस्ट्री में, तो मैं एक बुक बता रहा हूँ, वो बुक लेकर के उसको सॉल्व करें। आरसी मुखर्जी की किताब फिजिकल केमिस्ट्री की है। आरसी मुखर्जी की किताब बहुत अच्छी किताब है, इसको आप ले सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की। और बाकी इसके बाद चौथे नंबर पे, जो कि बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास होना चाहिए नीट के और जेई के 20 साल के पेपर। नीट के मतलब ओल्ड 20 ईयर्स पेपर ऑफ नीट और जेई के प्रश्न आपके पास होने चाहिए। चौथे नंबर पे कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए? जो बच्चे नीट के हैं ना, जो चौथे नंबर पे ओल्ड पुराने 20 ईयर्स पेपर, ओल्ड 20 ईयर्स पेपर ऑफ नीट एंड जेई, नीट और जेई के 20 साल के जो पेपर हैं, नीट और जेई के जो पुराने 20 साल के पेपर हैं, वो आपके पास होना चाहिए। तो ओल्ड 20 ईयर्स पेपर आपके पास नीट और जेई के होने चाहिए। मार्केट में ये अवेलेबल है, आप मांगेंगे कि नीट के 20 साल के पेपर दे दीजिए तो वो दे देंगे, जेई के पुराने पेपर ओल्ड दे दीजिए तो वो दे देंगे। तो ये किताबें आपको लेनी है। पहले नंबर पे एनसीईआरटी ले लीजिएगा, और दूसरे नंबर पे एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, और तीसरे नंबर पे एमसीक्यू आपको लेना है केमिस्ट्री की, और चौथे नंबर पे आपको पुराने पेपर, ओल्ड पेपर, और वो भी सॉल्व लीजिएगा, ये सॉल्व लीजिएगा आप लोग, सॉल्व पेपर जिसमें सॉल्व रहे, जिससे आपको मदद भी मिले, और मैं इन किताबों को रेफर करूंगा, इनको सॉल्व कराऊंगा। तो भाई हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस किया कि क्या क्या सिलेबस में है, क्या हमको पढ़ना है, कैसे हमको पढ़ना है। तो देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ, सिलेबस मैंने बताया, मैंने किताबें 3 बताई, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, एमसीक्यू, ओल्ड पेपर्स, पुराने साल के पेपर। तो जो हमारे पुराने साल के पेपर हैं उससे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए भाई, जो नीट के बच्चे हैं, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी के बच्चे एग्जैक्ट जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन का मतलब कि जिनमें ट्विस्ट ना हो, उन क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे और उन पर फोकस करेंगे। और जो बच्चे हमारे जेई के हैं, जेई के बच्चे थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन, जो कठिन क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जेई का जो प्रश्न आता है वो हार्डर रहता है थोड़ा सा, नीट का प्रश्न आसान रहता है, फैक्चुअल रहता है। तो केमिस्ट्री में नीट के बच्चे 1 लाइनर सॉल्व करेंगे, और जो जेई के बच्चे हैं वो 2 लाइनर 3 लाइनर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का सेम रहता है। मैं दोनों बच्चों को एक साथ लेके चलूंगा, जहां जरूरत होगी, जहां आवश्यकता होगी, मैं बताता रहूंगा कि ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई में 2 एग्जाम हैं आपके, जेई मेन और जेई एडवांस, तो दोनों की तैयारी अलग ढंग से होगी, दोनों को अलग अलग पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि सिलेबस में क्या है, कैसे तैयारी करना है। तो तैयारी का तरीका मैं बता रहा हूँ, तैयारी का तरीका मैं ये बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप टेक्स्ट बहुत पढ़ लीजिए, थ्योरी आप बहुत पढ़ लीजिए, लेकिन आपको क्वेश्चन बिना किए आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, बिना क्वेश्चन किए आप नहीं परफेक्ट हो पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन खूब करिए, जहां से पाइए। एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स में दिया हुआ 100 क्वेश्चन, एमसीक्यू में दिया हुआ है 300 क्वेश्चन, उसको करिए।
जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही फ्लो आपका बनेगा। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, मैंने आपको बताया है, तैयारी का तरीका भी मैंने बता दिया कि आप लोग टेक्स्ट बुक जब पढ़िए तो उसके साथ प्रश्न जरूर सॉल्व करिए। प्रश्न बिना सॉल्व किए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप क्वेश्चन खूब सॉल्व करिए, जितना भी क्वेश्चन जहाँ से भी पाइए, नेट से पाइए, किताबों से पाइए। आप तमाम संस्थाएं एग्जाम कराती हैं, हम लोग भी कराएंगे, तो उससे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बैठिए। तो भाई हम लोगों को क्या करना है, हमारा तरीका, हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य है कि टेक्स्ट के साथ में जो हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे विथ टेक्स्ट बुक सॉल्व द क्वेश्चन, प्रश्न को हम लोगों को सॉल्व करना है, जितने भी क्वेश्चन जहां से भी पाएं। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हम लोग ने केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करी है। केमिस्ट्री के सिलेबस को जाना है, कौन कौन से सिलेबस में है, और हम लोगों को जो नीट है उसी से वही लगभग थोड़ा सा का टॉपिक चेंज किया है। जेईई में भी वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आते हैं इसके, लेकिन प्रैक्टिस करने पे वो भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो भाई हम लोगों ने डिस्कस किया नीट और जेईई में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, नीट और जेईई में सिलेबस क्या है, कैसे उसको डिस्कस करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, प्रैक्टिस को करना है, किताबें कौन सी करनी है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक केमिस्ट्री का कि क्या हम लोगों को पढ़ना है, कैसे हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, PHYSICAL, फिजिकल केमिस्ट्री मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है जो मैं स्टार्ट करूंगा, अच्छा टॉपिक है, उसका नाम है, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, CHEMICL, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, इसका पहला नाम है, ये पहला टॉपिक है, यही हम लोग स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। हम लोग इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, डिफिनीशन क्या होती है। फिर उसके बाद इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेट, अपक्रिया की दर क्या होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसकी यूनिट, इसकी इकाई क्या होती है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें रेट को प्रभावित करती हैं, मतलब किसी भी अपक्रिया को टेम्परेचर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया मैं फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं, क्विक रिवीजन, क्योंकि नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, आप लोग भी पढ़ के आइएगा। तो डिफिनीशन, रेट, यही सब चीज़ें इसमें हैं, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा कि क्या क्या कैसे पढ़ना है, क्योंकि सब हम लोगों को कंप्लीट करना है कि टॉपिक। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई हमारे 11th से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक नीट में हैं। तो चलिए बताते चलिए। 11th से रिलेटेड पहला टॉपिक क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरे नंबर पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। फिर केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग के बाद इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में लिक्विड और गैसियस पढ़ना है। फिर हम लोगों को केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, SOP ब्लॉक एलिमेंट। फिर हम लोगों को पढ़ना है सम बेसिक टेक्निक। सम बेसिक टेक्निक के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ना है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे हम लोगों को पढ़ना है। तो फिर उसके बाद कक्षा 12 में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, SOP ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन। और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, D और F ब्लॉक एलिमेंट। फिर हाइलो एल्केन्स, हाइलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो आज हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, तो अगले टर्न के लिए मैं अलविदा कहता हूं। आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। केमिकल काइनेटिक्स नेक्स्ट टर्न पर स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चों को मेरा स्नेह, अलविदा, नमस्कार। बैटरी से ठीक है। हाँ।
बंद हो गया है बस, हो गया ना। अरे कल क्लास कितने बजे है? हाँ 9:30 बजे। 9:30 बजे। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपलोड करना है, ठीक है। इसको यहीं रख दे मोबाइल, या हाँ मोबाइल यहीं रख दे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाइए।